हेलो स्टूडेंट्स, एक बार और ऐसे आपका मेडिसिन कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक अभिनंदन एवं हार्दिक स्वागत। आज बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर के लिए हमारा अगला नया टॉपिक है बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन। यानी कि जीवाणु जनन। ठीक है, जीवाणु जनन बेटा क्या होता है? जनरली आप जैसे जनन की परिभाषा पढ़ते आए हो, जनन क्या होता है कि जीवों द्वारा अपने समान संततियां बनाना क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। ठीक इसी प्रकार बेटा जीवाणुओं में भी क्या पाया जाता है? जनन की प्रक्रिया पाई जाती है। यानी कि जीवाणु भी अपने समान नए जीवों को उत्पन्न करते हैं या नए जीवाणुओं को उत्पन्न करते हैं। वह प्रक्रिया क्या कहलाती है बेटा? जीवाणुओं में जनन कहलाती है। ठीक, परंतु क्या होता है बेटा कि जो जीवाणु जनन प्रक्रिया करते हैं, यह जनन की प्रक्रिया अत्यधिक शीघ्र होती है, जल्दी से संपन्न होने वाली क्रिया है बजाय अन्य जीवों की। ठीक, तो बेटा जो जीवाणुओं में जनन होता है जनरली 3 प्रकार से होता है बेटा। एक होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बेटा। एक तो कौन सा होता है बेटा? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है बेटा। ठीक, दूसरा बेटा होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा कौन सा होता है बेटा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, और तीसरा जो प्रकार है बेटा वो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ठीक है बेटा, यानी कि सामान्यतया जीवाणु में जनन जो होता है 3 विधियों के द्वारा होता है। पहला बेटा वेजिटेटिव है, यानी कायिक जनन है बेटा। वेजिटेटिव को हम क्या बोलते हैं बेटा? हिंदी में कायिक जनन कहते हैं। ठीक, दूसरा बेटा अलैंगिक जनन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बेटा क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन कहते हैं। ठीक, और तीसरा बेटा लैंगिक जनन है बेटा। देखिए बेटा जो जीवाणु है, जीवाणु में बेटा जो वास्तविक प्रकार का लैंगिक जनन नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे युग्मकों का निर्माण नहीं होता है बेटा। परंतु क्या होता है कि इसमें एक संयुग्मन की प्रक्रिया पाई जाती है। 2 जीवाणु आपस में अपने पदार्थों का संयुग्मन करते हैं बेटा। इसके कारण उसको किसकी संज्ञा दी गई है बेटा? लैंगिक जनन की संज्ञा दी गई है। ठीक, तो इस प्रकार से जीवाणुओं में लैंगिक जनन देखने को मिलता है, परंतु वास्तविक लैंगिक जनन होता नहीं है। ठीक, तो इस तरह से जीवाणुओं में जनन की प्रक्रिया के द्वारा होता है। पहला हो गया कायिक जनन बेटा। बेटा कायिक जनन क्या है? तो इसको जानने के जैसे इसके अर्थ शब्द में ही अर्थ छपा हुआ है कि कायिक जनन क्या है। कायिक जनन का तात्पर्य क्या होता है कि यानी कि जीवाणुओं के जो कायिक भाग हैं, ठीक है, उन कायिक भागों द्वारा नए जीवाणुओं का बनना क्या कहलाता है? कायिक जनन कहलाता है। ठीक, इसके विपरीत बेटा दूसरा है अलैंगिक जनन। बेटा वो तो वैसे तो अलैंगिक जनन जो होता है कायिक जनन के समान ही होता है, परंतु थोड़ा सा अंतर होता है बेटा कि अलैंगिक जनन के अंदर जीवाणुओं में कोई भी एक जीव का पदार्थ जो होता है नए जीवाणुओं को जो है बना सकता है, उसे हम क्या कहेंगे बेटा? अलैंगिक जनन। बेटा तीसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लैंगिक जनन है बेटा। बता दिया है आपको कि जीवाणु में वास्तविक लैंगिक जनन नहीं पाया जाता, अपरोक्ष लैंगिक जनन होता है। इसमें बेटा जो कॉन्जुगेशन के द्वारा होता है, यानी संयुग्मन के द्वारा देखा जाता है। ठीक बेटा, तो सबसे पहले हम बात करेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। तो बेटा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है
क्या होता है कि जो कायिक जनन है ना, कायिक जनन जीवाणुओं के कौन से भागों द्वारा होगा बेटा? कायिक भागों द्वारा होगा। तो बेटा जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है जनरली दो प्रकार का होता है बेटा जीवाणु में। जीवाणुओं में जो कायिक जनन होगा वो दो प्रकार से होता है बेटा। एक तो होता है बेटा बाइनरी फिशन द्वारा। एक तो कौन सा होता है बेटा? बाइनरी फिशन होता है। और दूसरा होता है बेटा बडिंग, बाई बडिंग। ठीक है, यानी कि बाइनरी फिशन का मतलब होता है द्वितीय विभाजन द्वारा। पहला कायिक जनन कैसे होता है बेटा? द्वितीय विभाजन द्वारा होता है। ठीक, और दूसरा विभाजन बेटा होता है मुकुलन द्वारा। बेटा कौन सा होता है? मुकुलन द्वारा, या हम कह सकते हैं कलिका निर्माण द्वारा। बेटा दूसरा कौन सा होता है? कलिका निर्माण द्वारा। देखिए जो पहला कायिक जनन का प्रकार है द्विविभाजन, यह द्विविभाजन जो होता है कैसे होता है? देखिए कि कोई सपोज कीजिए जीवाणु है, जीवाणु कोशिका की संरचना है। ठीक है, इसके अंदर क्या भरा हुआ है? पोषक तत्व उपस्थित है और बीच में क्या भरा रहता है? अनुवांशिक पदार्थ इसके अंदर उपस्थित होता है, बिना केंद्र झिल्ली के पाया जाता है। ठीक, क्या होता है कि जब द्वितीय विभाजन द्वारा जीवाणुओं में जनन होता है तो बेटा इसमें सर्वप्रथम क्या होता है कि जीवाणु कोशिकाएं जो होती है ना अपनी लंबाई में वृद्धि करती है सबसे पहले। ठीक है, तो ये जीवाणु कोशिका बेटा क्या करेगी? सबसे पहले अपनी लंबाई में वृद्धि करती है और लंबाई में वृद्धि करके बेटा बीच में से संकुचित हो जाती है इस तरह से। बेटा जैसे ही लंबाई में बढ़ेगी सबसे पहले जीवाणु कोशिका करेगी लंबाई में वृद्धि करेगी और लंबाई में वृद्धि करेगी तो जीवाणु कोशिका बेटा इस तरह से संकुचित हो जाती है बीच में से। ठीक है, इस तरह से ये संकुचित हो जाती है। ठीक, तो संकुचित हो जाने से बेटा क्या होगा? इसका जो अनुवांशिक पदार्थ होता है इसके अंदर दो भागों में विभक्त हो जाता है। क्या होगा? दो भागों में विभक्त हो जाता है। अब बेटा क्या होता है कि अनुवांशिक पदार्थ के विभक्त होने के साथ साथ सारा कुछ इसमें विभक्त हो गया कोशिकाओं में। आगे चल के ये कोशिकाएं जो होती हैं इनके बीच में बेटा एक पटनुमा संरचना बन जाती है, एक झिल्ली नुमा संरचना बन जाती है बेटा। इस तरह से ये इस तरह से दो कोशिकाएं विभक्त हो जाती, दो कोशिकाएं बन जाती है इस तरह से। आगे चल के बेटा क्या होगा? देखिए इस तरह से यह कोशिका अब कितनी कोशिकाओं में विभक्त हो गई है? दो कोशिकाओं में विभक्त हो जाती है बेटा और दोनों में अपना अपना आनुवंशिक पदार्थ अलग अलग हो जाता है इस तरह से। ठीक है, उसके पश्चात ये दोनों कोशिकाएं पृथक हो जाती हैं और एक नए जीवाणु का निर्माण कर लेती हैं, नए दो जीवाणुओं का निर्माण कर लेती हैं। यह प्रक्रिया बेटा क्या कहलाती है? द्वितीय विभाजन कहलाती है। क्योंकि बेटा किसके द्वारा हुआ है? कायिक अंगों के द्वारा यह प्रक्रिया हुई है, जिसके कारण इसको क्या बोल देते हैं बेटा? द्वितीय विभाजन कहते हैं। ठीक, तो इस तरह से पहला विभाजन होता है द्वितीय विभाजन। ऐसे ही बेटा जो कायिक जनन होता है वो दूसरा प्रकार है मुकुलन। अब मुकुलन क्या होता है बेटा? देखिए मुकुलन के दौरान क्या होता है? सपोज कीजिए कोई एक जीवाणु है, ये कोई जीवाणु की संरचना है। ठीक है, रेखीय संरचना है। इसमें सर्वप्रथम क्या होता है कि कोई किसी ध्रुव पर जीवाणु कोशिका जो होती है पतली हो जाती है सबसे पहले। बेटा ये जो है यहाँ से क्या हो गई? जीवाणु कोशिका पतली हो जाती है और जिस स्तर पर से जीवाणु कोशिका पतली हो जाती है वहां से क्या निकलती है? से अनेक अतिवृद्धियां निकलने लगती हैं। इस तरह से बहिर्वृद्धियां निकलने लगती हैं। ये आउटग्रोथ बेटा क्या होगा? इस मुख्य जीवाणु कोशिका से अलग हो जाती है। जैसी अनुकूल परिस्थिति आएंगी
अनुकूल परिस्थितियों बेटा जहां ये जीवाणु कोशिका पहले पतली होने के वहां से क्या निकलने लगी है, आउट ग्रोथ बढ़ने लगी है, बहिर्वृद्धियां बढ़ने लगी हैं। ये बहिर्वृद्धियां अनुकूल परिस्थितियां आने पर मुख्य जीवाणु कोशिका से अलग हो जाती हैं और बेटा किसका निर्माण कर लेती हैं, नई जीवाणु कोशिका का निर्माण कर लेती हैं। तो इसको बेटा हम क्या बोलते हैं, बढ़ बोलते हैं बेटा। जो नई बहिर्वृद्धि बनती है ना, ये बहिर्वृद्धि को उल्टा क्या बोलते हैं, बढ़ बोलते हैं या कलिका बोलते हैं या मुकुल बोलते हैं बेटा। यह मुकुल जो होता है अनुकूल परिस्थितियों में इस मुख्य जीवाणु कोशिका से अलग हो जाएगा और नई जीवाणु कोशिका का निर्माण कर लेता है, जिसे बेटा क्या कहते हैं, मुकुलन द्वारा कायिक जनन कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बेटा जीवाणुओं में जो कायिक जनन होता है दो प्रकार से होता है। पहला हो गया द्विविभाजन, दूसरा हो गया मुकुलन द्वारा। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, देखिए अलैंगिक जनन, दूसरा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अलैंगिक जनन जो होता है बेटा जीवाणुओं में जनरली एंडोस्पोर द्वारा होता है बेटा। किसके द्वारा होता है बेटा, एंडोस्पोर द्वारा होता है। ठीक है, यानी अंतः बीजाणुओं द्वारा होता है। तो बेटा ये अंतः बीजाणु क्या होते हैं कि सपोज कीजिए कोई जीवाणु कोशिका है, अनुकूल परिस्थितियों में तो ये क्या कर सकती है, अनुकूल परिस्थितियों में कायिक जनन कर सकती है या लैंगिक जनन कर सकती है। परंतु क्या होगा बेटा कि जैसे ही इसके लिए प्रतिकूल परिस्थितियां उपलब्ध होंगी, जैसे ही इस जीवाणु कोशिका के लिए प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, तो बेटा क्या होता है कि इसके अंदर जो उपस्थित अनुवांछित पदार्थ होता है, इसके अंदर उपस्थित जो अनुवांछित पदार्थ उपस्थित होता है बेटा, वह अनुवांछित पदार्थ सिकुड़ करके एक छोटी कोशिका जैसी संरचना का निर्माण कर लेता है बेटा। इस तरह से ये बीच में सिकुड़ जाता है, बीच में सिकुड़ जाएगा और सिकुड़ करके इसके ऊपर बेटा एक झिल्ली का निर्माण हो जाता है बेटा, जो इसे विपरीत परिस्थितियों से बचाने का प्रयास करती है। क्या हुआ, जीवाणुओं में जो अलैंगिक जनन है बेटा किसके द्वारा होता है, एंडोस्पोर के द्वारा। अब ये एंडोस्पोर क्या है बेटा कि जब जीवाणु कोशिका के लिए प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, तो उस प्रतिकूल परिस्थितियों के दौरान बेटा इसके अंदर अनुवांछित पदार्थ जो उपस्थित होता है, वह अनुवांछित पदार्थ सिकुड़ करके क्या बन लेता है, एक बीच में पुटी समान संरचना बना लेता है बेटा। ठीक है, जिसके ऊपर क्या बन जाती है, एक झिल्ली नुमा संरचना का विकास हो जाता है। यह झिल्ली नुमा संरचना इसको विपरीत परिस्थितियों से बचाने का प्रयास करती है। यह झिल्ली जो होती है तापरोधी होती है, एक तो कैसी होती है बेटा, तापरोधी होती है और रसायन रोधी होती है बेटा। अर्थात इस पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और रसायन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और यह जीवाणु जो होता है प्रतिकूल परिस्थितियों में किसके रूप में परिवर्तित हो जाता है, एंडोस्पोर के रूप में। तो बेटा इसको क्या कहेंगे, एंडोस्पोर कहते हैं। और जैसे ही इस एंडोस्पोर के लिए अनुकूल परिस्थितियां आती हैं और अनुकूल परिस्थितियों में यह एंडोस्पोर नई जीवाणु कोशिका में परिवर्तित हो जाता है बेटा। इस प्रकार की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम, अंतः बीजाणु द्वारा जनन कहते हैं बेटा, जो किसका है, अलैंगिक जनन का उदाहरण होता है। ठीक है, तो बेटा इस जीवाणु कोशिका के लिए जो प्रतिकूल परिस्थितियां हो सकती हैं कि किन्हीं पोषक तत्वों की कमी हो जाना, क्योंकि जीवाणुओं के लिए या सभी जीवों के लिए किसकी आवश्यकता होती है बेटा, पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। यदि इस जीवाणु कोशिका में पोषक तत्वों की कमी हो जाए तो इसके लिए क्या स्थिति उत्पन्न होती है बेटा, विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं, और विपरीत परिस्थितियों में इसका जो अनुवांशिक पदार्थ होता है सिकुड़ करके इसका निर्माण कर लेता है, एंडोस्पोर का निर्माण कर लेता है, और एंडोस्पोर अनुकूल परिस्थितियों में आकर के इसका नई जीवाणु कोशिका का निर्माण कर लेता है, जिसे अंतः बीजाणु द्वारा जनन कहते हैं। ठीक,
बेटा यदि हम अंतः बीजाणु की संरचना की बात करें तो अंतः बीजाणु की संरचना लगभग इस तरह की होती है। देखिए लगभग अंतः बीजाणु की संरचना इस तरह की दिखाई देती है। जिसके अंदर सबसे अंदर होता है इसका कोर भाग होता है। ठीक है, कोर के ऊपर क्या पाई जाती है? कोर बाल पाई जाती है, यानी कोर भित्ति पाई जाती है। बेटा सबसे बाहर की तरफ जो स्तर होता है उसको बोलते हैं एक्सोस्पोरियम बोलते हैं। बेटा क्या बोलते हैं? एक्सोस्पोरियम बोलते हैं। इस एक्सोस्पोरियम के नीचे बेटा कॉर्टेक्स होता है। इसका क्या होता है बेटा? एक्सोस्पोरियम के नीचे कॉर्टेक्स होता है, ये कॉर्टेक्स है। ठीक है, तो इस तरह से इसकी संरचना में ये भाग दिखाई देते हैं। सबसे अंदर की तरफ कोर पाई जाती है। कोर किसके द्वारा घिरी रहती है? कोर भित्ति के द्वारा। और सबसे बाहर की तरफ क्या पाया जाता है? एक्सोस्पोरियम पाया जाता है। एक्सोस्पोरियम के अलावा इसमें आउटर एंड इनर स्पोर भी पाए जाते हैं। जैसे ये आउटर होगा और ये इनर स्पोर होगा। ठीक है, तो इस तरह से एक एंडोस्पोर की संरचना का अध्ययन करते हैं। तो एक एंडोस्पोर की संरचना इस तरह की दिखाई देती है, जिसमें मुख्यतया ये भाग दिखाई देते हैं। यह एंडोस्पोर जैसे ही अनुकूल परिस्थितियों से गुजरता है तो यह नई जीवाणु कोशिका में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तीसरा प्रकार है बेटा लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक जनन, ठीक बेटा क्या होता है लैंगिक जनन? वास्तविक लैंगिक जनन तो जीवाणु में पाया जाता नहीं है। वास्तविक लैंगिक जनन नहीं पाया जाता है। वास्तविक लैंगिक जनन नहीं पाया जाता है। तो बेटा क्या होता है कि इसमें जो दो जीवाणु कोशिकाएं होती हैं, एक तो होती है बेटा दाता जीवाणु कोशिका, एक तो कौन सी होती है बेटा? दाता जीवाणु कोशिका, और दूसरी होती है बेटा ग्राही जीवाणु कोशिका। दूसरी कौन सी होती है बेटा? ग्राही जीवाणु कोशिका। इन दोनों के मध्य क्या होता है कि कोशिकीय पदार्थों का आवागमन होता है। उस कोशिकीय पदार्थ के कारण जो है फर्दर नई जीवाणु कोशिका का संश्लेषण होता है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि जीवाणुओं में भी लैंगिक जनन पाया जाता है, परंतु वास्तविक लैंगिक जनन नहीं होता। इसमें होता क्या है कि दाता कोशिका और जो ग्राही जीवाणु कोशिका होती है, इन दोनों के मध्य आनुवंशिक पदार्थों का पूर्ण रूप में स्थानांतरण नहीं होता, ऐसा माना जाता है। ठीक है, यानी युग्मक नहीं बनते हैं, केवल एक सेतु इसके मध्य दोनों कोशिका के मध्य दाता कोशिका और जीवाणु कोशिका है, इन दोनों के मध्य एक ब्रिज का निर्माण होता है, सेतु का निर्माण होता है। और उस सेतु से होकर के जो कोशिकीय पदार्थ होते हैं वो गमन कर जाते हैं। गमन करने के फलस्वरूप इसका संश्लेषण होता है, एक नई जीवाणु कोशिका का निर्माण होता है। बेटा उसे क्या बोलते हैं? लैंगिक जनन कहते हैं। बेटा अब बेटा इस लैंगिक जनन को समझाने के लिए ना कई प्रकार के जो है साइंटिस्टों ने अपने अपने प्रभेद दिए हैं। बेटा जब से पहला लैंगिक जनन का जो प्रकार होता है, पहला होता है बेटा कि F प्लस स्टेराइल मेल डोनर एंड F माइनस फीमेल रिसिपिएंट के मध्य लैंगिक जनन कैसे होता है? देखिए बेटा जो F प्लस प्रभेद वाला होता है बेटा, जो मेल होता है वो कैसा होता है बेटा? दाता होता है। और F माइनस फीमेल कैसी होती है बेटा? ग्राही होती है। क्या होती है बेटा? ग्राही होती है। तो बेटा जो F प्लस मेल होता है ना, F प्लस मेल के अंदर दाता के रूप में, F प्लस मेल के अंदर दाता के रूप में बेटा एक कारक पाया जाता है, जिसको बोलते हैं बेटा F कारक कहते हैं। F प्लस मेल के अंदर बेटा एक दाता के रूप में क्या पाया जाता है? एक कारक पाया जाता है बेटा। उस कारक को क्या बोलते हैं? F कारक कहते हैं। तो यह F कारक जो होता है ना बेटा,
एक अनुवांशिक सेतु के द्वारा पहुंच जाता है और पहुंच करके किसमें F माइनस फीमेल को किसमें परिवर्तित कर देता है बेटा, F प्लस फीमेल में परिवर्तित कर देता है बेटा, इसमें परिवर्तित कर देता है बेटा, F प्लस फीमेल में परिवर्तित कर देता है। देखिए दोबारा से कि जब लैंगिक जन्म किसके मध्य हो रहा है, F प्लस बंधु में